Hello students, in this video we will continue further with current electricity. Okay, so till now we have seen KCL, KVL, okay, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law. उसके बाद हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ा हुआ है. हम लोगों ने ये देखा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को एनालाइज कैसे करता है. फिर कल हम लोगों ने दो और डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स देखे थे जिनको आप व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो. Now what we are going to do in today's lecture is, so आज के लेक्चर में हम लोग दो तीन चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे. So let's see कितना कवर हो पाता है. The first thing that we are going to do is we are going to find out the resistances. Okay. For we are going to find out a resistance for two different types of conductors. Okay. अगर जो so let me start off with an example ताकि आपको ये समझ में आ जाए. Let's say you have a solid sphere. Okay. एंड ये सॉलिड स्फीयर के सेंटर में एंड ये आउटर एंड पे. सो दिस इज बेसिकली योर सॉलिड स्फीयर. ओके, ये मेटल स्फीयर है ताकि करंट इसमें से पास होगा. सो दिस ये जो अंदर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, इट इज मेंटेन्ड एट सम लेट्स से हायर पोटेंशियल. एंड ये वाला जो पॉइंट है दिस इज मेंटेन्ड एट लोअर पोटेंशियल. ठीक है. So this is maintained at higher potential, this is maintained at lower potential. अच्छा, now क्या होगा कि if this is your metal sphere, solid metal sphere, so continuously जो है करंट या चार्जेस जो है वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होते जाएंगे. करंट या चार्जेस जो है वो ऐसे ऐसे. This is how charges will flow outwards. ठीक है. Now when the charges flow outwards, आपको अब ये find out करना है कि what is the resistance of this solid metal sphere. इसका अपना resistance क्या है. Now ये आप कैसे find out करोगे. Now इस केस में normally किसी भी material का जो resistance या किसी भी conductor का जो resistance होता है, that resistance is given as rho L by A. Okay, this is how you find out the resistance. But यहाँ पे ये L और ये A आप कैसे calculate करोगे या कैसे apply करोगे. तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पता है करंट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है. तो ये जो आपका स्फीयर है, स्फीयर को हम लोग इंडिविजुअल शेल्स में ब्रेक कर सकते हैं ना. सो मान लो एट अ डिस्टेंस x देयर इज अ शेल ऑफ थिकनेस dx. सो दिस इज ऑफ थिकनेस dx. ओके, हाँ आप देख रहे हो ये स्फीयर बनाने के लिए मुझे ऐसे ही रिंग्स को ऐड करते जाना पड़ेगा और ऐसे ही रिंग्स को मैं ऐड करता जाऊंगा तो मुझे ये स्फीयर मिल जाएगा, सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा. ओके, नाउ व्हेन आई से अब हमें ये पता है कि करंट जो है, करंट ये रेडियली आउटवर्ड्स जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना करंट. तो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर दिस करंट, फॉर दिस बेसिकली कंडक्टर और फॉर दिस रेजिस्टर. सो दिस बिकम्स, सो से फॉर एग्जांपल अगर जो ऐसा अगर जो आपका एक मेटल बॉक्स है. ओके ओके, एक ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक, एंड करंट अगर जो ऐसे जा रहा है तो आप इसको, इसका जो भी एरिया होगा आप इसको क्रॉस सेक्शन एरिया मानोगे ना. एंड करंट के डायरेक्शन में जो भी आपकी लेंथ है इसको आप लेंथ मानोगे. बाय द सेम लॉजिक आपका करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में लेंथ जो है, मतलब ये लेंथ बस इतनी हो गई, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में. लेंथ इज dx. Okay, and cross section area is basically the area of this part. Okay, now आप imagine कर पा रहे हो, it is a sphere, sphere of thickness dx. Okay, तो ये sphere है तो इसका area कितना हो जाएगा. So cross section area would be equal to the surface area of this, and इसका surface area होगा 4 pi x square. Okay, now so इस छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉल पार्ट, ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, रो एल बाई. सो देयरफॉर डी आर will be equal to rho L is dx upon 4 pi x square. ओके, अब इसके बाद आप नेक्स्ट रिंग देखोगे तो जो नेक्स्ट रिंग है उसमें से भी ये सेम करंट ही पास होगा ना. इफ यू कंसीडर अनदर सेम रिंग ओवर हियर, तो ये जो सेम करंट यहाँ से पास हो रहा है वो सेम करंट ये इस रिंग से भी तो पास होगा.
So when the current passing through them is same, so what do you say? These resistances are connected in series. So if these resistances, all these small resistances are connected in series, so therefore all elemental resistances are in series. Okay. Now when all elemental resistances are in series, your total resistance R will be equal to summation of all these. जब सीरीज में होते तब आप क्या करते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इट इज नथिंग बट समेशन. समेशन का मीनिंग और एक मीनिंग होता है इंटीग्रेशन. सिंपली बस आप ऐड करते हो ना. So this would now become equal to integral of rho dx 4 pi x square. X varies from 0 to the radius of this sphere. Let's say the radius is smaller. So ये कितना हो जाएगा? This would now become equal to rho by 4 pi. Okay. Integral of 1 by x square dx 0 to r. Now if you can see over here, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पे आपको -1 by x आएगा एंड x के जगह पे 0 पुट करोगे तो यू विल गेट दिस एज 1 by what do you say 1 by 0, that will become infinity. तो उस केस में the resistance that you will get will not be defined. Okay. तो चलो if you doubt this, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. So therefore ये जो आपका r होगा, this will be equal to rho by 4 pi 1 by x square. So x raised to -2 का इंटीग्रल होगा -1 by x. Okay. 0 to r. Now 0 to r के जगह पे if I just put this as r1 से r2 तक, तो जो रेजिस्टेंस है that resistance would be equal to rho by 4 pi. मैं अगर जो लिमिट्स पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 by r1 minus 1 by r2. माइनस साइन है ना, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. ओके. नाउ यहाँ पे आपका R1 जो है दैट इज इक्वल टू 0. सो R1 टू R2 फाइन. हमारे केस में R1 0 और R2 इज R. तो इस केस में आप R1 0 पुट करोगे तो आपको रेजिस्टेंस जो आ जाएगा दैट वुड बिकम 1 by 0, दैट इज इनफिनिटी. ओके. बट अगर जो मान लो ऐसा है कि इफ यू हैव अ स्फीयरिकल शेल, okay, this is a spherical shell, your inside radius is r1, outside radius is r2. तो इस पार्ट का अगर जो आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा. therefore your resistance would be equal to rho by 4 pi 1 by r1 minus 1 by r2. So I hope you have understood this, how to find out the resistance of this. सो मान लो अगर जो आपको बताया जाए कि इनर पॉइंट इज मेंटेन्ड एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, मान लो ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है दे आर मेंटेन्ड एट पर्टिकुलर पोटेंशियल, बाहर वाले जो पॉइंट्स है दे आर मेंटेन्ड एट सम अदर पोटेंशियल. तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, करंट कितना फ्लो होगा, योर करंट वुड सिंपली बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस शेल. इससे आपको ये करंट मिल जाएगा. ठीक है ना. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. सिमिलर क्वेश्चन ऐसा होगा कि लेट्स से, ओके, कि लेट्स से यू हैव अ मेटल ब्लॉक, ओके, एंड ये इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं. सो दिस इज O. अब आपको ये दिया हुआ है, आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. रेजिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है कि करंट जो है, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके. सो करंट दैट इज फ्लोइंग इज I. ठीक है. अच्छा, आपको ये भी दिया हुआ है कि जो रेजिस्टिविटी है, दैट रेजिस्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट. रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ द हाइट. ओके. यहां से ऊपर आप किस हाइट पे मेजर कर रहे हो. सो लेट्स से दिस डायरेक्शन इज अ z डायरेक्शन. तो आपको ये ऐसे कुछ दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट k इनटू z. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बॉक्स. इस पूरे बॉक्स का या ये पूरे ब्लॉक का रेजिस्टेंस कितना होगा. अब आप ये रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे. सी नॉर्मली जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इनटू एल बाय ए. अच्छा,
अगर जो आपकी रेजिस्टिविटी वेरिएबल नहीं होती, मान लो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती, तो आप लेंथ देते ए एंड आप एरिया देते दिस बी इंटू सी. But because your resistivity is not constant, resistivity is continuously changing. Resistivity is a function of z. दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. सो नाउ व्हाट आई डू इज आई नो दिस. अगर जो मैं इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ब्रेक करूं, मान लो एक मैं यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रिप देता हूँ. Okay, let me take one strip. Okay. Okay. अब ये जो स्ट्रिप है, लेट्स से द स्ट्रिप इज एट अ डिस्टेंस x, or let's say it is at a distance r from here. Okay, and the thickness of the strip is pr. Now यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स पे, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स जो है वो ओरिजिन से सेम हाइट पे है, सेम z डिस्टेंस पे है, तो इन सारे पॉइंट्स पे मैं ये मान सकता हूँ कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है दैट वुड बी कांस्टेंट. करेक्ट. So resistivity at all these points would be how much? ये जो आपकी resistivity है, it will be equal to k into z. Z is nothing but the height from the origin. Height from the origin is r. तो इन सारे पॉइंट्स पे जो है आपकी resistivity k into r हो जाएगी. ठीक है. ओके. नाउ अब आपको इसका रेजिस्टेंस कितना होगा. नाउ यू कैन सी दैट ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के लिए आपका करंट तो ऐसे जा रहा है, तो दिस बिकम्स द क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके. नाउ इसका एरिया कितना होगा. सो लेट मी राइट क्रॉस सेक्शन एरिया DA. दिस इज इक्वल टू ब्रेड्थ multiplied by this thickness. So B into dr. This will be the cross section area. And what is the length of this resistance? Length of this small strip would be considered as A. आपको इसी डायरेक्शन में ना, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको लेंथ मेजर करनी है, एंड इसी डायरेक्शन में जो आपकी लेंथ है दैट इज इक्वल टू A. So length becomes equal to A. Okay. Now इससे आप एक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, बट आप खुद ही इमेजिन करो, अगर जो आप यहां से करंट पास कर रहे हो, लेट्स से, लेट मी डू इट ओवर हियर. ओके. तो आप इसी इसको इस तरह से बहुत सारे स्ट्रिप्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हो. समझ में आ रहा है. ये आपने ऐसे और एक स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया. ना हर एक स्ट्रिप जो है, ओके, लेट्स से इस एंड पे आप जो पोटेंशियल मेंटेन कर रहे हो दैट इज V1, एंड आप मान लो इस फेस पे जो पोटेंशियल मेंटेन कर रहे हो दैट इज V2. तो हर एक स्ट्रिप के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. V1 minus V2, V1 minus V2. So what I can say is, I can say this, the potential difference across all these resistors, हर एक स्ट्रिप एक रेजिस्टर का काम कर रही है ना. So potential difference across all these resistors is same. So if the potential difference is same, what can you say? You can say that these resistors are connected in parallel. So in this case, I can say that all the resistance strips are connected in parallel. Okay. Now, if all the resistance strips are connected in parallel, तो ऐसे केस में total resistance आप कैसे find out करते हो. Now, total resistance find out करने के लिए हम लोग reciprocals लेते हैं ना. So सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. तो इस स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू, लेट मी राइट इट एज dr. सो इट विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो. रो कितनी है हमारी, k into r into length that is A into area that is B into dr. ओके. अब आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है ये सारी स्ट्रिप्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है.
पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन आर पी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ 1 बाय डी आर, right? 1 by dr1 plus 1 by dr2 plus 1 by dr3. This is what we do. So summation is nothing but integral, and 1 by dr इसका reciprocal लोगे 1 by dr का, तो you will get this as b dr k r a. Okay, so now this becomes equal to b by k a integral of 1 by r dr, and 1 by r का जो इंटीग्रल होता है that is ln r. r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? If you see over here, r is varying from 0, r is varying from 0 to this height, r is varying from 0 to ये जो height है that is c. So this becomes b by ka into ln r. It varies from 0 to c. अच्छा, ये वापस not defined हो जाएगा. Okay, but I hope you have understood the technique of doing this. What is more important is understanding the technique. Okay, so normally आपको एग्जाम में जो है ये जो के जेड के जगह पे मान लो के जेड स्क्वायर देता है, तो ये के आर के जगह पे के आर स्क्वायर होगा. सो इफ इट इज आर स्क्वायर, अच्छा वापस आप आर स्क्वायर दोगे तो 0 से ये वेरी करना वापस मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, वापस वो अनडिफाइंड हो जाएगा. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू इज टू अंडरस्टैंड, ये चीज आपको समझना जरूरी है कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है कि ऐसे केस में आप ये छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करोगे, फिर देखोगे कि इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो ये पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट. ओके, ये स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायर करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई. फाइन, ओके. Can anyone tell me ये undefined क्यों आ रहा है? मतलब what you would get is, इसको अगर जो हम लोग सॉल्व करते हैं, so 1 by rp, okay, 1 by rp कितना आ जाएगा? b by ka. This is ln c minus ln 0. ln 0 होता है minus infinity. Okay, so minus infinity, so 1 by rp would be equal to infinity. So rp would be equal to, आपको जो rp आएगा that rp would be equal to 0. So what you are getting over here is, आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इसका रेजिस्टेंस 0 आ रहा है. रेजिस्टेंस 0 क्यों आ रहा है? So I'll explain it to you in two ways. Okay, सबसे पहला तरीका तो ये है कि at r equal to 0, if you put z equal to 0 और r equal to 0, मतलब हम लोग जो स्ट्रिप है वो यहाँ पे कंसिडर करें. करेक्ट ना, यहाँ पे जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की इफ यू पुट z as 0, रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी. रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी तो क्या होगा कि दिस स्ट्रिप विल हैव 0 रेजिस्टेंस. 0 रेजिस्टेंस. ओके, now if this strip has a 0 resistance, अच्छा ऊपर वाले strips will have some resistance, but this strip has a 0 resistance. अब हमें ये पता है कि ये सारे स्ट्रिप्स जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे से. सो लेट मी टर्न द पेज. ओके, ये ऐसा ही है ना, ये सबसे बॉटम स्ट्रिप है, फिर ये ऊपर वाली स्ट्रिप है. नहीं, ये सबसे बॉटम स्ट्रिप नहीं है. मान लो ये स्ट्रिप्स एक को मैं रेजिस्टेंसेस के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो ये रेजिस्टेंसेस सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. ओके, अब ये जो आखिरी स्ट्रिप है, दिस लास्ट स्ट्रिप हैज 0 रेजिस्टेंस. 0 रेजिस्टेंस मतलब यू हैव, व्हाट यू हैव इज अ प्योर कंडक्टर. ओके, अब आप यहां से अंदर करंट भेजो. करंट कहां से जाएगा? कौन से कहां से? इफ यू से दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. Where do you think entire current will pass from? See, 1, 2, 3 and 4, it is facing opposition ना, due to this resistance. But ये जो आपकी सबसे बॉटम वाली स्ट्रिप है, बॉटम वाली स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 0 है,
तो आपका सारा का सारा करंट जो है वो ऐसे निकल जाएगा ना। आपका सारा करंट अगर जो ऐसे निकल जाएगा, ओके, तो डिड दिस करंट फेस एनी रेजिस्टेंस? इसके रास्ते में कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस आया क्या? नहीं ना। सो अगर जो इसके रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया तो इस केस में आई से दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज जीरो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज जीरो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज जीरो। ठीक है। अच्छा, आई रिपीट दिस। when you when you push current through this direction, current will face opposition if it goes from here, if it goes from here, if it goes from here, if it goes from here. But there is a path जहां से there is zero opposition, zero resistance. तो current will always go from the zero opposition path. अगर जो zero opposition path available है तो current जो है हमेशा zero opposition path से ही चला जाएगा। Now because this is a zero opposition path, करंट यहां से जा रहा है तो करंट के रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। सो इवन दो ये बाकी चार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, बट आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज जीरो, क्योंकि यहां से यहां से यहां से और यहां से तो करंट जा ही नहीं रहा है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है शॉर्टिंग और शॉर्ट सर्किट या शॉर्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। शॉर्टिंग मतलब रेजिस्टेंसेस के जो दो एंड्स है, जैसे ये मान लो आपका रेजिस्टर है, ओके, आप यहां से करंट पास करोगे तो करंट यहीं से जाएगा। बट रेजिस्टर्स के दो एंड्स अगर जो आप सीधा प्योर कंडक्टर से कनेक्ट कर दो, जिसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज लेट्स से प्योर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, तो क्या होगा कि आपका जो सारा का सारा करंट है वो यहां से तो जाएगा ही नहीं, और करंट विल गो फ्रॉम हियर। एंड व्हेन करंट गोज फ्रॉम हियर इट मींस वेदर ये रेजिस्टर है या नहीं है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं कि इस रेजिस्टर को हमने क्या कर दिया है, दिस रेजिस्टर इज शॉर्टेड, is shorted. Okay, so whenever you connect two endpoints of the resistor through a pure conductor, we say that resistor is shorted. No current will flow through this resistor. No current flows through the resistor. No current flows through the resistor. ठीक है। I hope you have understood this. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Fine. अच्छा, now there is a point that you have already studied in 9th और 10th standard, उसके बेसिस पे भी मैं आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, हाँ, ये कंसेप्ट मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है 9th या 10th स्टैंडर्ड में, when resistances are connected in series, then overall resistance increases. Okay, when resistances are connected in series, overall resistance increases. And similarly, so I can say over here if R1, R2, R3, R4, let's say ऐसे तीन चार resistances series में हैं, so R1, R2, R3, R4, तो आपका जो टोटल होगा that will be equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. So आपका ये जो RS है, this is greater than R1, this is also greater than R2, this is also greater than R3, this is also greater than R4. So आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कब कनेक्ट करते हो, आप तब कनेक्ट करते हो जब आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो। अच्छा, similarly I can say this when resistances are connected in parallel, just
when resistances are connected in parallel, in parallel, then overall resistance decreases. Okay, so which means if you have मान लो तीन रेजिस्टर्स है R1, R2, R3, ओके, एंड हमें पता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एंड ये सॉल्व करोगे तो इससे देयरफॉर यू विल गेट Rp. नाउ यू विल फाइंड दैट ये जो Rp है, दिस Rp is smaller than 1/R1, this Rp is smaller than 1 by, sorry, I can say that Rp is less than R1, it will also be less than R2 and it will also be less than R3. So basically अगर जो if you want to reduce the resistance, अगर जो आपको सर्किट का resistance कम करना है तो आप resistances को parallel में connect करते हो. So when you connect the resistors in parallel, तो इनका जो भी resultant होता है that resultant is smaller than individual resistances. हर एक individual resistance से आपका जो रिजल्टेंट होता है वो छोटा होता है. ओके, नाउ बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, R1, R2, R3, R4 एंड R5. R5 खैर 0 है. ओके, सो 1 2 3 4 5 5 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. इनका जो रिजल्टेंट होगा it will be less than R1, R2, R3, R4 and R5. Ideally less नहीं होता, less than or equal to होता है. Okay, so I can say less than or equal to. Okay. So यहाँ पे अगर जो आप आओगे तो what you would realize is कि Rp should be less than R1, R2, R3, R4, R5, but R5 तो 0 है. So आपका Rp should be less than or equal to 0. Now resistances can never be negative. So if resistances can never be negative, Rp की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, Rp की जो वैल्यू है वो बस 0 हो सकती है. So इस केस में Rp cannot be less than 0, so in that case Rp would be equal to 0. Okay. तो ये जो इक्वल टू वाली साइन है, ये इक्वल टू वाली साइन तभी एप्लीकेबल होती है जब वन ऑफ द रेजिस्टर्स हैज अ जीरो रेजिस्टेंस. बट लेट्स से इफ यू हैव ऑल द रेजिस्टर्स जिनकी अपनी खुद की एक कुछ वैल्यू है, तो उस केस में आपका जो Rp होगा दैट विल बी लेस देन R1 और R2 और R3. सो इन शॉर्ट लेट्स से इफ यू हैव 1 2 3, okay, let's say this is 2 ohm, this is 1000 ohm and this is 0.0001 ohm, and ये तीनों रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा Rp, it will be less than 2 ohms, it will also be less than 1000 ohms and it will also be less than 0.001 ohms. Okay, हाँ, इन तीनों में से यू कैन सी दैट ये ही सबसे छोटा नंबर है. तो अगर जो रेजिस्टर इससे छोटा है तो इन दोनों से तो वो ऑब्वियसली छोटा होगा. सो दैट इज व्हाई आई विल से योर Rp विल बी लेस देन 0.0001 ohms. ओके, सो बड़े रेजिस्टर्स कितने बड़े उससे फर्क ही नहीं पड़ता. आपका जो छोटा रेजिस्टर है, सबसे छोटा रेजिस्टर, वो कितना छोटा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना कम होगा. ठीक है, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन योर ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन योर ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. फाइन. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल
एंड उसके बाद फिर हम लोग कुछ तो सिमेट्री सर्किट्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।